Good morning, students. This session is for class 8th, and we are going to study conservation of forest and wildlife. Students, in previous classes, we have completed the topics like deforestation, afforestation, then desertification. Okay, and we have also completed biosphere reserve, national park, and wildlife sanctuaries. But today we are going to start with the same topic, so we will take a quick revision about this topic and we will study our further topics. Okay, so let's start with the topic, that is conservation of forest and wildlife. You can see this on your screen. So let's start. You can see here forest and wildlife can be conserved by setting up areas like biosphere reserve, wildlife sanctuaries and national park. So स्टूडेंट्स, नेशनल लेवल पे जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, उसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए हैं. ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, इनका एम क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे इनमें हमारे जो फॉरेस्ट हैं और जो वाइल्ड लाइफ हैं वो कंजर्व रहती हैं, सेफ रहती हैं. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. ओके, सो द फर्स्ट वन इज बायोस्फीयर रिजर्व. So you can see here biosphere reserve. So biosphere reserve are large area of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life of the tribals living there. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लार्ज एरियाज होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया. और क्यों? फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो होती है विभिन्नता, जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स. ट्राइबल्स मीन्स जो कि जो लोग रहते हैं इन फॉरेस्ट के आसपास. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी मीन्स एनिमल्स और प्लांट में जो विभिन्नताएं हैं उनको हम लोग कंजर्व करते हैं, और एक तरीके से ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है. तो इस तरीके से हम अपने कल्चर को भी यहाँ पे कंजर्व करते हैं, सेव करते हैं. ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो ये एक बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे आप कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को और ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स जो कि इसके आसपास रहते हैं. तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है. ठीक है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होती है. ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं कंजर्वेशन के लिए. किसी भी तरीके की यहाँ पे हंटिंग, पोचिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स या कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, ये सब अलाउड नहीं होते हैं. ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी के ट्रीज, एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारे कल्चर के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, एनिमल्स के लिए और जो ट्राइबल्स वहाँ पे रहते हैं उन सभी के लिए. ये बहुत अच्छा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टॉपिक, दैट इज नोन एज नेशनल पार्क. ओके, सो स्टूडेंट्स देखते हैं नेशनल पार्क क्या होते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन रीड द स्टेटमेंट अबाउट नेशनल पार्क on your screen. So let's see. National parks are areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल पार्क क्या है. वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व एरिया हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ मीन्स हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अपने हैबिटेट में रह सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं जैसा कि वो नेचुरली उनको करना चाहिए. तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल पार्क, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, नेशनल पार्क वो रिजर्व एरियाज हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को
अपने अकॉर्डिंग वो यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए, ठीक है। और इन एरियाज में भी सिमिलर कंडीशंस हैं, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे एनिमल्स के लिए बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं जिससे कि वहाँ पे हंटिंग, पोइचिंग या फिर आपको डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क होते हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व के कंपेरिजन में छोटे होते हैं। कभी कभी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही नेशनल पार्क भी बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है, नेचुरल कंडीशंस में, और सरवाइव करते हैं वहाँ पे अच्छे से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे कल्चर के लिए, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए और इस नेचर के लिए भी। तो इस तरीके से ये नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, ओके, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को देख सकते हैं और उनको देख सकते हैं वो कैसे अपने नेचुरल हैबिटेट में सरवाइव कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पे देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है। Wildlife sanctuaries are areas where animals are protected from any disturbance to them or their habitat। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेनली जो हैं वो एनिमल्स के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, और ये भी एक तरीके से प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड लैंड ही है एक तरीके से देखा जाए तो, जहाँ पे कि जो भी एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है, किसी भी तरीके का वहाँ पे उनको डिस्टरबेंस नहीं किया जाता है, और उनकी जो भी वो अपने अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने अकॉर्डिंग सरवाइव करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। यहाँ पे भी गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग लोगों को वो रूल और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं उनको काफ़ी सेफ रखा जाता है, किसी भी तरीके की हंटिंग, पोइचिंग ये सब अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये सब क्राइम के अंडर में आता है, इसलिए लोग यहाँ पे इस चीज़ों से बचते हैं और जो भी एनिमल्स हैं वो काफ़ी सेफ रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे कंजर्व कर पाते हैं, सेव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे कल्चर, हमारे बायोडाइवर्सिटी, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, इन सभी को सेव करने के लिए ये जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं जो कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, नेशनल पार्क बनाना, वाइल्ड लाइफ बनाना और वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे नेचर के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको जाननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स, यहाँ पे इन पिक्चर्स में आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं ये एक रिवर है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व का पिक्चर दिखाया जा रहा है, पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे एलिफेंट आपको दिख रहे हैं, ग्रीन प्लांट यहाँ पे दिख रहे हैं, ग्रीन फॉरेस्ट है। तो एक तरीके से बहुत ही ग्रीन प्लेस होते हैं और जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में इजीली सरवाइव करते हैं, ठीक है। अब हम वन बाय वन इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग देयर। तो यहाँ पे इसके बारे में पहले ही आपको बताया जा चुका है। अब देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है। तो देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिफरेंट टाइप के प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। एक तरीके से डाइवर्सिटी में विभिन्नता होती है और बायोडाइवर्सिटी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो विभिन्नता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करें तो उनमें प्लांट आते हैं, उनमें एनिमल आते हैं और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इन सभी की जो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं उन सभी को मिला के जो टर्म यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब पांच हमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ नेशनल पार्क,
called Satpura and 2 wildlife sanctuaries called Bori and पांचमारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर 1 नेशनल पार्क जिसको कि सतपुरा नेशनल पार्क बोलते हैं और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसमें से एक को बोरी और दूसरे को पांचमारी बोलते हैं। तो आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत ही बड़ा प्रोटेक्टेड लैंड होता है जिसके अंदर आप डिफरेंट नंबर्स ऑफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती हैं। वैसा ही एक बायोस्फीयर रिजर्व है पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एमपी में पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये। और इसके अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनका नाम है बोरी एंड पांचमारी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे। ये देखिए कंप्लीट यहाँ पे ये पिक है पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व का, बहुत ही बड़ा एरिया है प्रोटेक्टेड। इसके अंदर सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी एंड पांचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोरा एंड फौना। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इसके बारे में पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लोरा एंड फौना। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फ्लोरा किस लिए यूज करते हैं। तो देखिए फ्लोरा आर द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे प्लांट आपने देखे होंगे जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, वो हर जगह नहीं पाए जाते। तो ऐसे प्लांट जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पांचमारी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें जो कुछ ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं तो उनको बोलेंगे फ्लोरा। तो अब देखते हैं कि फ्लोरा पांचमारी के लिए कौन कौन से हैं जो सिर्फ पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं साल, ये एक टाइप का प्लांट होता है, ट्री बोल सकते हैं, जो कि सिर्फ यहीं पाया जाता है इसलिए ये फ्लोरा हो गया। ऐसे ही टिक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, तो ये सभी ऐसे जो प्लांट हैं जो कि पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं और इनको यहाँ पे फ्लोरा बोला जाता है। ठीक है, फ्लोरा प्लांट के लिए टर्म यूज किया जाता है बट ऐसे प्लांट के लिए जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। ओके, नाउ आप देख सकते हैं फाउना। फाउना क्या होते हैं? फाउना आर एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो आप जैसे यहाँ पे प्लांट के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं फ्लोरा, ऐसे ही आप एनिमल्स के लिए वर्ड यूज करेंगे फाउना। तो आप देख सकते हैं फाउना क्या है? फाउना एनिमल्स के लिए टर्म यूज किया जा रहा है, लेकिन कैसे एनिमल के लिए? जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है फाउना। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो देख सकते हैं द फाना पांचमारी कंसिस्ट ऑफ वाइल्ड डॉग, चीतल, उल्फ, लियोपार्ड, ब्लू बुल, बार्किंग डियर। तो ये सभी क्या है? ये सभी फाना है पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के। वाइल्ड डॉग, चीतल, उल्फ, लियोपार्ड, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, ये सभी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे आप पिक्चर्स में भी कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोरा एंड फाउना के लिए पिक्चर्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडेमिक स्पीसीज। सो लेट्स सी, इंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स found only in a particular area and not found in anywhere else। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट के लिए फ्लोरा वर्ड यूज़ करते हैं, एनिमल के लिए फाउना वर्ड यूज़ करते हैं, बट इन दोनों को अगर हम लोग एक कंबाइंड रूप से बोलना चाहें तो इन दोनों को एक साथ बोल सकते हैं इंडेमिक स्पीसीज। किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट और एनिमल को एक साथ इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं जो उस एरिया में पर्टिकुलरली पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं इंडेमिक स्पीसीज के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे इंडेमिक स्पीसीज अगर प्लांट की बात करें तो यहाँ पे साल और वाइल्ड मैंगो आर इंडेमिक फ्लोरा फॉर पांचमारी। यहाँ पे साल और वाइल्ड मैंगो है। और बिसॉन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर द इंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं
इस पिक में आपको सॉल और यहाँ पे वाइल्ड मैंगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको बिसॉन, इंडियन जायंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन पिक्स में। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये हैं एंडेमिक फाउना और ये हैं एंडेमिक फ्लोरा। ठीक है, 5 मारी। अब ये किसी पर्टिकुलर एरिया के होंगे, तो ये किस पर्टिकुलर एरिया के हैं? ये 5 मारी बायोस्फीयर के लिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है वर्ड। देखिए यहाँ पे टर्म्स का बहुत मीनिंग है। एंडेमिक स्पेसीज ही अलग अलग कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये एग्जांपल चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, तो वहाँ पे एंडेमिक स्पेसीज कुछ और होंगे, आपको एमपी में कुछ और मिल रहे हैं, आपको बंगाल में कुछ और मिलेंगे। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, उनको एंडेमिक स्पेसीज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट। द किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, ऐसे प्लेस हैं जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं। किससे? किसी भी तरीके का यहाँ पे जो भी एनिमल्स हैं उनको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स बनाए गए हैं और यहाँ पे इनको बहुत ही क्राइम माना जाता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है इन चीज़ों के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे कि वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं। यहाँ पे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पिक्चर है जो कि 5 मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 5 मारी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ये एमपी में पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी सेफ फील कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किलिंग और पोचिंग अलाउड नहीं होती है। तो ये एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में इजीली सरवाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नेशनल पार्क। तो आप देख सकते हैं नेशनल पार्क के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। नेशनल पार्क्स आर एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एरियाज भी क्या है, ये एरिया भी वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व किया जाता है। यहाँ प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे जो हमारे वाइल्ड लाइफ है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, ये 5 मारी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही है ये नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है, हंटिंग, पोचिंग ये सब अलाउड नहीं होती है और यहाँ पे इनके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिससे कि जो हमारे एनिमल हैं, जो हमारे प्लांट हैं वो कंजर्व रहें, वो सेफ रहें और जिससे हम इस एक तरीके से अपने नेचर और अपने कल्चर को भी सेफ कर पाते हैं। क्योंकि हमारे नेचर और हमारा कल्चर दोनों ही हमारे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे अगर आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं, इन फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, तो आप श्योरली आप अपने कल्चर को, अपने नेचर को, ठीक है, सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं। यहाँ देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 1973 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसको 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। द प्रोजेक्ट एम एट इंश्योरिंग अ वाइबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड
also to protect them from extinction and preserving areas of biological importance as a natural heritage forever represented as close as possible the diversity of ecosystem across the tigers distribution in the country। तो यहाँ पे देखिए इसका एम क्या है, इसका एम है जो कि नंबर ऑफ टाइगर्स कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहे थे उसको चेक करना, उनके नंबर्स को इंक्रीज़ करना, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रखना और वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन को मैनेज करना, ठीक है। और उनको जो भी हमारे डिफरेंट प्लेसेस है जहाँ पे और उनको शिफ्ट किया जा सकता है, जहाँ पे वो इजीली रह सकते हैं, उन प्लेसेस को भी चेक करना और अपने हेरिटेज को, जो भी है हमारा हेरिटेज एक तरीके से बंगाल टाइगर और जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंटली रिलेटेड है हमारे कल्चर के साथ, ठीक है, तो उसको भी सेव करना, ठीक है। द प्रोजेक्ट टास्क फोर्स विजुअलाइज दीज टाइगर रिजर्व एज ब्रीडिंग न्यूक्लियाई विच फ्रॉम विच सरप्लस एनिमल्स वुड माइग्रेट टू एडजेसेंट फॉरेस्ट। Red Data Book. So you can see the book provides a central information source in organizing studies and monitoring programs on rare and endangered species and their habitats. It is regularly consulted when developing and implementing special measures for the protection and rehabilitation of such species. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड डेटा बुक क्या है। रेड डेटा बुक एक बुक होती है जिसमें कि डिफरेंट टाइप की जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उनसे रिलेटेड रिहेबिलिटेशन और प्रोटेक्शन की जो भी लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया जाता है, उनको वहाँ पे रखा जाता है। ये बुक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको मेंटेन करती हैं अपने अकॉर्डिंग और डिफरेंट कंट्रीज़ भी उनको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं, उसको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं टाइम के साथ। तो ये है रेड डेटा बुक। एक तरीके से ये अगर देखें तो ये एक तरीके से ऐसी बुक है जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है इसका इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए endangered animals are those animals whose numbers are diminishing and might face extinction। तो ऐसे एनिमल्स जिनका नंबर लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है, उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स और वो लगभग एक्सटिंक्शन के आसपास है। एक्सटिंक्शन मीन्स कुछ दिनों के बाद वो इस हमारे अर्थ से पे नहीं रहेंगे, उनका एक भी एक भी जानवर उस टाइप का नहीं पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं जो कि अब लगभग एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली उनका नंबर्स डिक्रीज होता है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे रीज़न में हो सकता है कि उनको नेचुरल हैबिटेट को नष्ट कर दिया गया हो, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो। जैसे कि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ होती है जिनके नेचुरल हैबिटेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए टाइगर इज़ द वन ऑफ द मेनी एनिमल्स विच आर स्लोली डिमिनिशिंग। तो टाइगर इनमें से एक एग्जाम्पल है। टू प्रोटेक्ट टाइगर्स इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट लॉन्च द प्रोजेक्ट टाइगर टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। तो इसी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था जिससे इनकी जो एक्सटिंक्शन है उसको रोका जा सके। डायनासोर्स हैव ऑलरेडी बिकेम एक्सटिंक्ट। तो आपको पता है डायनासोर्स पहले बहुत नंबर में थे, फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। तो रेड डेटा बुक आर बुक्स विच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स। रेड डेटा बुक क्या है? इन सभी जो भी प्लांट और एनिमल है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक बुक है जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायनासोर्स, एलिफेंट, वेल, ये पोलर वियर है, इन सभी के पिक्चर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं जो कि इनमें से कुछ ऐसे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ जो कि इंडेंजर्ड
हो चुके हैं इस समय, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम। तो देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म living in an area along with non-living components like climate, water, soil, river, deltas, etc. तो देखिए इकोसिस्टम क्या है, एक कलेक्शन है इन सभी चीज़ों का जो एक साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, रिवर, इन सभी को एक साथ इंटरेक्शन होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। क्योंकि हमें पता है ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, किसी भी लाइफ के लिए इन सभी का इम्पोर्टेंस है। जैसे कि एक एनिमल है तो उसके लिए प्लांट भी ज़रूरी है, वाटर, सॉइल, रिवर, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं लाइफ के लिए। तो यहाँ पे इकोसिस्टम उन सभी का एक तरीके से कलेक्शन होता है और एक दूसरे से कोरिलेशन को प्रेजेंट करता है जो कि एक लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोसिस्टम के यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे ये एक फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट एक एग्जांपल हो सकता है इकोसिस्टम का। यहाँ पे आपको वाटर, सॉइल, प्लांट और इस प्लांट के आसपास एनिमल्स भी होंगे बहुत सारे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे सनलाइट है, एयर है, सॉइल है। तो ये एक इकोसिस्टम है। ऐसे ही आपको अंडर सी ये इकोसिस्टम दिखाई दे रहा है जहाँ वाटर है, सॉइल है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अंडर सी ये प्लांट्स हैं। तो ये भी एक इकोसिस्टम है। तो ये डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स के यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिखाए जा रहे हैं और आप इकोसिस्टम का मीनिंग समझ गए होंगे। अब देखते हैं माइग्रेशन क्या होता है। So migration is the movement of animals from its own habitat to some other habitat for particular time period every year due to climatic change or for breeding. तो यहाँ पे देख सकते हैं माइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन मूवमेंट है, मूवमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो एनिमल्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर हर साल क्या होते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं कुछ एनिमल्स, तो उसी प्रोसेस को माइग्रेशन बोलते हैं। अब ये माइग्रेशन होता क्यों है, तो यहाँ पे देखिए इसके रीजंस हैं। कुछ एनिमल्स के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने प्लेस को चेंज करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ब्रीडिंग के लिए अपने प्लेस को चेंज करते हैं। तो माइग्रेशन में जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बर्ड्स विच फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच अनदर लैंड आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड। तो ऐसे बर्ड जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके न्यू अनदर लैंड मतलब नई जगह पे पहुंच जाते हैं, उन बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। ये देखिए ये माइग्रेटरी बर्ड्स आपको दिख रहे हैं इन पिक में। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी को पता भी है पेपर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं अबाउट 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ पेपर। तो अगर 1 टन पेपर बनाना है तो आपको 17 फुल ग्रोन ट्री को काटना होता है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अबाउट 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर टू सेव not only trees but also to save the energy, water and chemicals used to make paper। तो अगर आप पेपर सेव करते हैं तो आप बहुत सारे ट्री को सेव करते हैं, लेकिन सिर्फ ट्री को नहीं, आप उस पेपर को बनाने में जो वाटर यूज़ किया जाता है, जो एनर्जी यूज़ की जाती है और डिफरेंट टाइप की केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, वो सभी आप बचाते हैं। तो इसलिए सभी स्टूडेंट को पेपर ज़रूर सेव करना चाहिए, पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिफॉरेस्टेशन क्या है। सो रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो जहाँ जो हम लोग न्यू ट्री लगा के जो डिफॉरेस्टेशन से हमारे प्लांट्स की जो कमी हो गई है उसको कंप्लीट करते हैं, इसी प्रोसेस को रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। इफ वी हैव टू
regain our green wealth, reforestation is only option. तो यहाँ पे हमने बहुत डिफॉरेस्टेशन किया है पिछले कुछ ईयर्स में. अगर हम उन सभी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं तो हम हमारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है. वो क्या है? वो है reforestation. So thank you students for watching this session. I hope you understand, and please make your own notes. You can pause the video and you can note down the definition of different terms given in this chapter. So in next session we will solve the question and answer of this chapter. Okay, we will complete question answer of this chapter. Thank you for watching this session.